आ, आज का टॉपिक बेटा हमारे पास आर्टिफिशियल सेटेलाइट है। आ, अगर मैं सिर्फ सेटेलाइट की बात करूं तो हमें पता है, ये स्पेलिंग गलत है सेटेलाइट के। अगर मैं सेटेलाइट की बात करूं तो हमें पता है ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्पेस के अंदर, ऐसी बॉडी जो स्पेस के अंदर किसी दूसरी बॉडी के इर्द गिर्द रिवॉल्वमेंट करे, उसे हम बोलते हैं सेटेलाइट। वो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, जैसा मून का अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करना एक सैटेलाइट है। ठीक हो गया। अर्थ का सन के गिर्द रिवॉल्व करना वो क्या कहलाता है? सैटेलाइट्स कहलाता है। यानी कुछ ऐसे सैटेलाइट्स, कुछ नहीं ज़्यादातर ऐसे सैटेलाइट्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं, किसी दूसरी बॉडी के गिर्द रिवॉल्व करें, तो आपस में वो क्या कहलाते हैं? सैटेलाइट कहलाते हैं। इसमें डेफिनेशन सिर्फ आर्टिफिशियल सैटेलाइट की करने वाले हैं। बाकी जो सैटेलाइट्स हैं, जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स हैं, आपके सैटेलाइट्स हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। तो आज का टॉपिक और सिर्फ सैटेलाइट का एक बुक दे दो मुझे, उसका मैं एक दो बातें देखनी है। तो ये मेरे पास क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। अच्छा, मैन साइंटिस्ट क्या करते हैं? जो साइंटिस्ट होते हैं, जो डेफिनेशन है इसकी जो स्टार्ट करते हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट अर्थ स्पेस में भेजते हैं। वो होते हैं आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट, क्योंकि इंसान के बने हुए। एक नेचुरल ऑब्जेक्ट होते हैं जो खुदा की तरफ से बने होते हैं, जो नेचुरल फिनोमेना के जरिए आते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो इंसान बनाता है और उसे स्पेस में भेजता है। अब वो अर्थ से कहाँ भेज रहे होते हैं हम? ये रेडियस आर है, यहाँ से इस मैस को, इस सैटेलाइट को यहाँ तक भेज रहा होता है। ठीक हो गया। और ये सम हाइट से ये क्या जाता है? जाता है। ये जो साइंटिस्ट होते हैं इस ऑब्जेक्ट को इस स्पेस में भेजते हैं और ये क्या करने लग जाते हैं? रिवॉल्व करने लग जाते हैं। किसके गिर्द रिवॉल्व करने लग जाते हैं? इस अर्थ के गिर्द। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, वो जितने मर्जी हो सकते हैं। इनका पर्पस क्या होता है? कम्युनिकेशन क्रिएट करना। कम्युनिकेशन क्रिएट करने इनका पर्पस होता है। ये बेटा मेरे पास क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं। अब देखो, इसको मैं भाई, इसको ओपन करो, टॉपिक ओपन करो। अच्छा, यहाँ पे मजीद बातें देखते हैं। छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल माइनर सा टॉपिक है। अब होता क्या है आर्टिफिशियल सैटेलाइट में? होता क्या है, ये बॉडी क्या कर रही है? एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है। इसको सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कराने के लिए इसकी और इसकी ग्रेविटेशन फील्ड आपस में रिवॉल्व कर रही है। और इसी ग्रेविटेशन फील्ड को मैं क्या बोलूंगा? सेंटीपिटल फोर्स बोलूंगा। एफ सी इक्वल टू आर। ये फोर्स है जो एक सैटेलाइट को क्या करवा रही है? रिवॉल्व करवा रही है। किसके अंदर रिवॉल्व करवा रही है? एक ऑर्बिट के अंदर, इन सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करवाने में इस सैटेलाइट को मजबूर कर रही है। और ये जिस पाथ के अंदर, ये फिक्स पाथ के अंदर क्या करेगी? रिवॉल्व करेगी। ना इस पाथ को बाहर जाएगा, ना इस पाथ के अंदर आएगा। ना ये इस पाथ से बाहर जाएगा, ना इस पाथ के अंदर आएगा। इस पाथ को बोलते हैं हम ऑर्बिट। जिस पाथ के अंदर सैटेलाइट रिवॉल्व करता है उस पाथ को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। तो मैं पूछ सकता हूं ऑर्बिट कहाँ है? ऑर्बिट ये नहीं है, ऑर्बिट ये नहीं है। ऑर्बिट क्या है? जिस पाथ के अंदर सैटेलाइट फॉलो कर रहा होता है उसे बोलते हैं ऑर्बिट बोल रहे हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी? टू वर्ड। सेंटीमीटर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? टू वर्ड। और यहाँ पे जो टेंशन है वो भी कहाँ है? डाउनवर्ड। इस सब्जेक्ट की टेंशन की फोर्स कहाँ है? डाउनवर्ड। तो हम कह सकते हैं जो सेंटीपिटल फोर्स है वो यहाँ पे एज अ टेंशन और यहाँ पे एज अ एम जी। यानी इस बॉडी का वेट कहाँ है? डाउनवर्ड। तो वेट किसके इक्वल होता है? एम जी के इक्वल होता है। यहाँ पे मैं पुट कर दूं वैल्यू फोर्स की, तो क्या आ जाएगा? एम जी इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर। मैथ मैथ से निगलेक्ट होगा तो आ जाएगा जी आर इज इक्वल टू वी का स्केयर। और ये क्या आ जाएगा? जी आर इज इक्वल टू वी। दोनों तरफ का मैंने अंडर रूट ले लिया तो क्या बन गया? जी आर का
अंडर रूट वी इज इक्वल टू जी, यानी जो सैटेलाइट की स्पीड है वो रिवॉल्वर की स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेडियस पे और ग्रेविटी पे। अगर हमें रेडियस पता चल जाए, और ये स्पीड कौन सी थी, ऑर्बिट की स्पीड थी, ऑर्बिट के अंदर जो ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है उसकी स्पीड थी, और यहाँ पे भी स्पीड उसी की फाइंड हुई, यहाँ पे भी उसी की, और यहाँ पे भी उसी की स्पीड फाइंड हुई। यहाँ तक समझ आ गई? तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं किसी भी ऑर्बिट की स्पीड अगर हमें उसका रेडियस पता हो। ग्रेविटी की वैल्यू फिक्स है 9.8, अगर उसका रेडियस पता हो, यहाँ पे देखो रेडियस आर किसके इक्वल है, रेडियस कहाँ से स्टार्ट होता है, सेंटर से, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। और रेडियस किसका सम आ रहा है, h प्लस, ऐसी है ना। अगर ये पाथ पूरा इतना हिस्सा h है, इतना हिस्सा r है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा कितना हो जाएगा, r प्लस h का। तो इसी तरह ये कह सकते हैं जो r है वो किसके इक्वल है, r प्लस h के। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं ये वैल्यू पुट करूंगा, इस r की जगह रिप्लेसमेंट करूंगा g r प्लस h इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, v नॉट के। दूसरी बात वो क्या कहते हैं, जो हाइट है, ये जो हाइट है ये इस r की निस्बत इतनी कम है, इतनी कम है ये कि अप्रोक्सीमेट हो जाती है h की। इसका नहीं वो कहते हैं कि इतनी कम है कि r प्लस h अप्रोक्सीमेट हो जाता है r के। जो चीज जितनी कम होती जाएगी उससे उतना निगलेक्ट करना आसान होता है। लेट करो 0.1 को निगलेक्ट करना आसान है, 0.01 को, वो आपकी नजर में क्या है, नथिंग। और 0.1 फिर भी उसकी निस्बत तो ठीक है, लेकिन वो भी आपकी नजर में क्या है, नथिंग। तो जो जितनी वैल्यू कम होती जाएगी उतनी क्या होती जाएगी, निगलेक्ट। तो आर प्लस एच में वो कहते हैं एच को निगलेक्ट किया है, तो इसका मतलब आ रहा है। तो आर प्लस एच किसके इक्वल है, अब इसकी फिक्स, क्योंकि एक ऑर्बिट की फिक्स होती है स्पीड, तो इस ऑर्बिट की फिक्स स्पीड आएगी, जब मैं इधर वैल्यू पुट करूंगा 9.8 मल्टीप्लाई बाय 6.4 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर, इनको मल्टीप्लाई और इसका अंडर रूट ले लो, जो आपका आंसर आएगा वो इसकी वैल्यू कंसीडर होगी। क्या आया जी, 79, क्या आया हमारे पास, वी नोट 79, छोड़ दो, ये मेरे पास कितनी आ गई, मीटर पर सेकंड। अगर इसको किलोमीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना चाहो तो क्या आ जाएगी, 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। ये स्पीड है जो एक ऑर्बिट क्या करता है, एक अर्थ के गिर्द रिवॉल्वमेंट करता है, एक सैटेलाइट एक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है उसके अंदर। और एक रेवोल्यूशन में अगर फाइंड करना चाहूं तो मैं कह सकता हूं, फार्मूला लगा सकता हूं, अगर एक रेवोल्यूशन फाइंड करना चाहूं तो डिस्टेंस का फार्मूला लगा सकता हूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके इक्वल है, v मल्टीप्लाई बाय टी। तो मैं यहाँ पे टाइम फाइंड करना चाहता हूँ कि एक रेवोल्यूशन को कितना टाइम लगेगा, यानी उसको ये चीज पूरी करने में कितना टाइम लगेगा, इसको भी फाइंड कर लेते हैं। तो मैं कह सकता हूँ टाइम इज इक्वल टू एस ओवर वी। एस क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस, और वी किसका है, ऑर्बिट का, ऑर्बिट की स्पीड का ना, क्योंकि ऑर्बिट का चक्कर फाइंड करना है मैंने। आ रही बात समझ? तो मैं यहाँ पे टाइम पीरियड भी फाइंड कर सकता हूँ, टाइम पीरियड कितना है, क्योंकि इस सर्कल का डिस्टेंस कितना है, 2 पाई आर, और इसका अंदर का डिस्टेंस कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट 2 आर। ये डिस्प्लेसमेंट होता है और ये क्या होता है, डिस्टेंस। शॉर्टर डिस्टेंस तो यही है कि वो ये चक्कर पूरा करे फिर ये चक्कर पूरा करे, तो क्या कहेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आर।
डिस्प्लेसमेंट करना हो तो मैं कहूँगा ये पूरा डिस्टेंस इसके इक्वल है, ये पूरा किसके 360 के इक्वल है। तो 360 किसके इक्वल होता है 2 पाई, और कवर क्या कर रहा है और v कितना है, मैं v नॉट कह दूँ इसको, इसके अंदर वैल्यू पुट करो तो मुझे टाइम पीरियड भी पता चल जाएगा कि वो एक चक्कर कितने सेकंड के अंदर काटता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.4 मल्टीप्लाई बाय 6.4 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 6 डिवाइडेड बाय v नॉट कितना था 7919। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड भी आ जाएगा। थ्री पॉइंट वन फोर सॉरी, 3.14 है भाई जी बेटा 100%। 507 सेकंड लगेंगे उसे एक पूरा चक्कर काटने में, 50 सेकंड लगेंगे। सेकंड में बताना थोड़ा सा टफ है कि 5000 सेकंड लगेंगे। अगर मैं इसको मिनट के अंदर कन्वर्ट कर लूँ तो बताना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, अगर घंटों के अंदर कन्वर्ट कर लूँ तो हमें और ज़्यादा आसान हो जाएगा। 1.5 घंटा लगेगा अभी एक सैटेलाइट पूरा चक्कर काटने में। 84 मिनट के अंदर बेटा वो क्या करता है, पूरी अर्थ का क्या करता है चक्कर काट लेता है। 84 मिनट्स के अंदर वो पूरा चक्कर एक अर्थ का काट लेता है। वही बात है, स्पीड अच्छी है, अच्छी स्पीड है ना। यहाँ पे हमें तो वही जाना हो तो 20-30 मिनट लग जाते हैं, वो पूरा चक्कर काट रहे थे अर्थ का। तो बेटा ये था मेरे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट की स्पीड फाइंड करनी पूछ सकते हैं शॉर्ट के अंदर, और आर्टिफिशियल कितना टाइम ले रहा है ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करने पे एक सैटेलाइट, वो पूछ सकते हैं। ये दो क्वेश्चन, और आगे चलते हैं। कल हमारा रिजल्ट है, किस किस का रिजल्ट है। हाय, छुट्टी की भी होप रखते हो, कौन कौन छुट्टी की होप रखता है। अच्छे बच्चे। अच्छा लेकिन बेटा कल से आपका एक नया दिन स्टार्ट होगा, यहाँ तो एक नई होप से, या फिर पुरानी सोच के साथ ही वापस बैठोगे। यानी परसों जो भी आएगा वो एक प्लानिंग करके आएगा। मैट्रिक का रिजल्ट है, उसके बाद इंटर का रिजल्ट है। मैं सिर्फ एक सिंपल ही एग्जांपल दे के आपको समझा सकता हूँ कि लाइफ किसी को भी नहीं पता किसके लिए क्या है, लेकिन इतना लाजमी पता है कि हम कितनी आसानी पैदा कर सकते हैं अपने लिए, इतना तो लाजमी पता है। ठीक हो गया। मैं एग्जांपल दे के अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो मेरा बोर्ड मार्कर कहाँ गया, ये बोर्ड मार्कर है। इसको लिख रहे हो या पिक्चर ले लिया। तो मैं ले दूँ अगर सही नहीं आती तो, अगर तुम पेट्रोल क्यों ले रहे थे। साइड से लेते हैं, देख लो। आई होप कि दोनों ठीक आई हो। मैं इसका वो भी ऑन किया हो। देखिए
ये बेटा आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक समझा जाता, एज अ लॉन्ग नहीं समझा जाता। ये बोर्ड मार के पकड़ो। हाँ जी, अब रीडिंग करो अगले चैप्टर के, वो फिर आए करते हैं। उसी चैप्टर की रीडिंग करो, फिर मैं आता हूँ। करो फिर करो दोबारा, मामा कहती नहीं कि अरे मैं तो पढ़ा रहा हूँ ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी नहीं सुन सकता। अच्छा, मैं सिर्फ समझाना क्या चाहता हूँ आपको, मैंने हर बार कहा आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है, लेकिन आपको कुछ बातें तो पता है जिसको आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। इसको हिट कर लोगे इस पॉइंट पे, ट्राई कर लो, 2 ट्राई ले लो, 3 ट्राई ले लो, क्या पता फर्स्ट ट्राई यू विल। करो, नहीं बचता मेरे, क्या हो गया, इतने गंदे निशान भी नहीं है। अगेन ट्राई, जल्दी, वाह भी लग गया, सेकंड ट्राई पे लग गया। अच्छा, इसने मजाक मजाक में किया था, मैं एक आपको बताने का मकसद ये, जब आपको नहीं पता कि लाइफ में क्या होना है, लेकिन आप अपना एक फोकस तो सेट कर सकते हो, उस फोकस के अंदर अपना टारगेट तो सेट कर सकते हो। मैंने इसके सामने एक छोटा सा पॉइंट रखा और इसने अपना सारा फोकस किस पे लगाया, इस पे ही लगाया। इजी था ये करना, लेकिन लाइफ का टारगेट अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन उसके अंदर हम रह तो सकते हैं। इस दायरे के अंदर रहते हुए कभी कभी किसी पे, कभी यहाँ पे आपका हिट होगा, कभी यहाँ पे हिट होगा, कभी यहाँ पे हिट होगा, एक वक्त आएगा कि आप इसको भी हिट कर जाओगे, अगर आप कंसंट्रेट करते रहे। अगर आंखें बंद करके आप लगाते रहे तो आपका इससे बाहर ही जाएगा। तो सिर्फ अपना एक टारगेट फोकस रखो, मिलना या नहीं मिलना वो अलग बात है, ठीक है। एक छोटी सी अभी एग्जांपल भी मैंने दिया कि उसने सोचा भी नहीं, उसने बस जो मैंने कहा उसने एक टारगेट को चेज किया और बात खत्म की। इसी तरह अपने टारगेट को चेज करो और बात खत्म करो, बार बार ट्राई। आपका जो टारगेट हो आपको पता है, दो ही चीजें होती हैं, या तो खुद के लिए आसानी पैदा करो, और मेरी बस एक ख्वाहिश है, जो कुछ मर्जी करो, बीए करो, बीएस करो, डॉक्टर करो, इंजीनियर करो, लेकिन स्टडी करो। स्टडी इंसान को मैच्योर बनाती है। सेकेंड ईयर के बाद अगर आप स्टडी छोड़ते हो ना, आपका जो माइंड है वो, मैं कहता हूँ उस समय मैच्योर नहीं होता। अगर हमने एक अच्छी लाइफ गुजारनी है ना, और अच्छी आगे अपनी नस्ल को, अपनी आने वाली जनरेशन को आपने बेटर करना है, तो अपनी एजुकेशन मास्टर तक लाजमी लेके जाओ, वो बेशक बीए में ले जाओ। अगर नहीं बड़ी फील्ड के अंदर जाने का तो छोटी फील्ड के अंदर ले जाओ। जब को स्टडी मैच्योर करती है ना, वो कोई भी मैच्योर नहीं कर सकता। जो आपका माइंड सेट है, जो आपकी जेन को चेंज करने का प्रोसेस है ना, वो ये नहीं कहना कि हाँ जी मेरी सेकंड ईयर होगी मैं बिजनेस करता हूँ। करो जो कुछ मर्जी करो, बिजनेस आपकी जेन को नहीं ठीक कर सकता। अगर आपने अपनी जेन को बचाना है तो आपने अपनी मेच्योरिटी लानी है, और मेच्योरिटी सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशन ही देगी, वो बेशक इस्लामी हो, वो बेशक ये नॉन इस्लामिक हो। तो अपना फोकस बेशक टारगेट अचीव करने में करो, लेकिन मेरी आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि बच्चे कहते हैं कि मैंने नहीं पढ़ना, मैंने बिजनेस को, मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं जो यही सोचते हैं कि मैंने नहीं करना, मैंने ये नहीं करना, मैंने अपने बिजनेस को सेट करना, मेरा बिजनेस स्टे तो है ही है। वो तो बेटा स्टे ही है, वो आज भी स्टे है और आपके पैदा होने से पहले भी स्टे था। ना आपके बाप को तब जरूरत थी, ना बाप को आपके अब जरूरत है। जरूरत सिर्फ आपको खुद की है कि आपने आगे किस तरह लेके चलना है। आप नहीं भी थे ना तब भी वो चल रहा था, अब टेंशन लेना मेरा बिजनेस है मैं वो संभालूंगा, मेरा पता नहीं बिजनेस कहाँ जा रहा है। और साथ ही जब आपकी उम्र एक टीन एज तक पहुंचती है तो आपको टेंशन होने लगती है बिजनेस की। आपके बाबा जान को टेंशन जब से उन्होंने स्टार्ट किया तब से है, अभी आप सही से निकलते भी नहीं हो, आपको बिजनेस की टेंशन शुरू हो जाती है। वो चल रहा है बेटा, वो कहीं नहीं जाने वाला, वो आपसे 17 साल पहले भी चल रहा था, वो आपके 17 साल बाद भी चलना है। जो चीज चल रही है उसके अंदर टांग नहीं देते, एक एक अपनी चीज भी लाते हैं, अपनी चीज भी डेवलप करते हैं कि हाँ भी ये मैं अपने बलबूते कर रहा हूँ। जब अपने बाबा से पूछे ना, वो लंबी लंबी किस्से सुनाएंगे कि मैंने इस तरह मेहनत की, मैंने इस तरह मेहनत की। आपके अपने
किससे सुनाओगे बच्चों को कि मेरा चलता चलाया बिजनेस था, मैंने बस उसके अंदर बस अपनी टांग रख के बैठ गया? क्या 30 लाख को 40 लाख करना आसान है, 0 को 1 लाख करना बहुत मुश्किल है। पता है? नहीं पता? ये रियलिटी है। अगर आपका बिजनेस 0 से स्टैंड है ना, तो उससे 1 लाख भी करना ना, आपको आपकी सोच है कि शायद रात को नींद भी ना आए। तो इसलिए अपना फोकस ना सिर्फ और सिर्फ कुछ जितनी देर मेच्योर नहीं हो जाते, जितनी देर मेच्योर नहीं होते, तब तक अपने आप को स्टडी के साथ हो। जब आपको लगता है मेच्योर हो गए, तब बेशक शादी भी करो। लेकिन आज बेटा इसका जो आगे वाला पार्ट है वो लिख लेते हैं हमारे पास, और उसको समझ भी लेते हैं। उसमें क्या है, सैटेलाइट आर ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ऐसे ऑब्जेक्ट जो अर्थ के गिर रिवॉल्व कर रहे हैं, और इनको रॉकेट्स के जरिए किसी ना किसी जरिए क्या करें थ्रू किया जाता है। एस्केप वेलोसिटी पढ़ा था हमने, आपको याद हो कि मैं पहले उसकी ग्रेविटेशन फील्ड और उसका रेडियस उसका पता होना चाहिए, वो बातें अलग है। इसका फार्मूला v = GR है। सैटेलाइट क्लोज टू अर्थ हैव एक्सेलरेशन हमें पता है 9.8 है, जब तक उसकी फील्ड के अंदर रिवॉल्व करा, उसकी फील्ड के अंदर रिवॉल्व करा, उसकी फील्ड से बाहर चला जाएगा तो आपको पता है वही ग्रेविटेशन फील्ड किस में चला जाएगी, यू के अंदर चले जाएगी, जो हमने एक दफ़ा डिस्कस भी किया था। डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द व्हेन अ सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटी। तो यहाँ से आपकी डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगी जो हमने अभी की है, F = mv²/r। ये यहाँ से वो फार्मूला शुरू हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटी। क्लियर है? तो यहाँ से वो बेटा हमारे पास शुरू हो जाएगा। इसको लिख लो। हाँ ये इतना ही है। ये बेटा शॉर्ट था, लॉन्ग नहीं था कि हम इसको इतना लेंथी करें। शॉर्ट के 2 पार्ट थे। ये पकड़ो, हमारे लिए तो एक एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, पता है? हम तो एक एक नंबर के लिए रोला डाल देते हैं, काश काश काश। अगर आपको खुशी हो तो इंटर में उस खुशी का लाजमी दिखाइएगा कि हाँ मुझे खुशी है और मुझे उससे ज़्यादा पढ़ना है। अगर आपको दुख हुआ तो उसको भी इंटर के अंदर कवर करना। खुशी हुई तो उससे ज़्यादा परसेंटेज लेनी है, दुख हुआ तो उससे ज़्यादा और ज़्यादा परसेंटेज लेनी है। आई होप के आप सबको अपनी एफर्ट के मुताबिक ही दुआ है कि आपने जो किया है आपको वो आपके सामने नज़र है, जिस तरह तरस तरस के किया है।